हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीटली बिना स्किप करके देखना। बहुत ही छोटा सा वीडियो है जिसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके बताने जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो सबसे पहले कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है तभी जब वह सेल्फ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो इस बात का आपको याद रखना है कि यह एक रिलेशन है जो हमेशा सेल्फ में डिफाइंड होता है। इट इज ए रिलेशन इन सेल्फ। ठीक है, रिलेशन इन सेल्फ का मतलब एक सेट से खुद उसी सेट में डिफाइंड होगा। अब अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर रिलेशन लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम मान लेते हैं आर है। ठीक है, लेट आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। तो जब भी रिलेशन ऑन सेट ए कहा जाता है तो इसका मतलब आपको समझना है यहाँ पर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब सेट ए से सेट ए में रिलेशन डिफाइंड है। उसके बाद कंडीशन यहाँ पर सच डेट ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब यहाँ पर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और अल्टीमेट कंडीशन है कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में दिखना चाहिए। यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर के इनसाइड जो दो एंट्रीज दोनों के दोनों सेम है, एलिमेंट ए ये सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है, और ये सेट ए के एवरी एलिमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सेट ए इस तरह से डिफाइंड है 2 3 7 9 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन मान लेते हैं R1 इज रिलेशन ऑन सेट ए, और R1 का वैल्यू कुछ इस तरह से दिया गया है। R1 का वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है, मान लेते हैं 2,2 ऑर्डर पेयर, फिर 3,3 ऑर्डर पेयर, 7,7 ऑर्डर पेयर, 9,9 ऑर्डर पेयर, 0,2 ऑर्डर पेयर एंड 0,0 ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पर हमें मालूम करना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या यह रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई रिलेशन सेल्फ में है और वह रिफ्लेक्सिव होगा तो उस रिलेशन के अंदर इस तरह का एलिमेंट, मतलब ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए टाइप का सारा एलिमेंट सेट ए के एवरी एलिमेंट के लिए दिखना चाहिए उस रिलेशन में। जैसे यहाँ पर इसमें 5 एलिमेंट्स है सेट ए में, और हर बार ए का वैल्यू को अगर हम बदल बदल कर लेते हैं, जैसे ए का वैल्यू 2 लेंगे तो इस तरह का ऑर्डर पेयर आर में होने के लिए 2,2 आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर R1 में 2,2 है। अब चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर में है ए कॉमा ए, वह सेट ए का ऐसा नहीं कि एक दो एलिमेंट है बल्कि एवरी एलिमेंट है। एवरी मतलब एक भी यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट इस तरह के फॉर्म में होकर रिलेशन में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए। तो जब हम यहाँ पर ए का वैल्यू 3 लेंगे तो 3,3 देख रहे हैं ए कॉमा ए के लिए, यहाँ पर एलिमेंट 3 के लिए 3,3 ऑर्डर पेयर R1 में है। फिर जब हम ए का वैल्यू 7 लेंगे तो 7,7 यह भी R1 में है। फिर ए की वैल्यू अगर हम 9 लेंगे तो 9,9 यह भी इस रिलेशन R1 में है। और फिर ए की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0,0 इस R1 में दिखाई दे रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 0,2 यह तो ए कॉमा ए ऑर्डर पेयर टाइप का एलिमेंट नहीं है, बट इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ यह देखना है कि रिलेशन के इनसाइड ए का एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो और वह उस रिलेशन में दिखना चाहिए। ए का एवरी एलिमेंट मतलब एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। जैसे 2 के लिए 2,2 मतलब यहाँ पर 2 रिलेटेड है 2 से। फिर 3 के लिए 3,3 रिलेटेड है 3 से, और यह ऑर्डर पेयर 3,3 इस रिलेशन में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से यहाँ पर ए के सारे एवरी एलिमेंट यहाँ पर खुद से रिलेटेड होकर ऑर्डर पेयर बनाकर इस रिलेशन में यहाँ पर एज एन एलिमेंट दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से यह रिलेशन R1 क्या हो जाएगा, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस बार हम रिलेशन का नाम हम एज्यूम कर लेते हैं R2। R2 का यहाँ पर वैल्यू कुछ इस तरह से मान लेते हैं 2,3, 3,3, फिर 7,7, 9,7, 0,0 एंड 2,0। तो क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, आप पहले इसको बताएं। वीडियो को पॉज करके आप इसे सबसे पहले पता करें कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, आपने इसका आंसर डेफिनेटली कहा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक एवरी एलिमेंट खुद से ऑर्डर पेयर बनाकर इस रिलेशन में दिखना चाहिए, कम से कम उतना तो एलिमेंट होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर इसमें 5 एलिमेंट है, तो 5 ऑर्डर पेयर जो हर एलिमेंट खुद के साथ बनाएगा, वह 5 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में या किसी भी रिलेशन में अगर दिखेगा तभी जाकर वह रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम देख सकते हैं सिर्फ 3,3 है, 7,7 है, 0,0 है। तो मात्र 3 एलिमेंट यहाँ पर खुद से ऑर्डर पेयर बनाकर इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है एज एन एलिमेंट। और यहाँ पर 2,2 ऑर्डर पेयर मिसिंग है। इसके साथ ही यहाँ पर 9,9 ऑर्डर पेयर यह भी मिसिंग है। और इस तरह से यहाँ पर यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब तक आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन के मतलब समझ गए होंगे। अब आइडेंटिटी रिलेशन, यहाँ पर अगर हम आई ए, ये आई ए सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, किसी भी सेट में, मतलब किसी भी सेट पे आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा डिफाइंड होता है और वह एक सेट से उसी सेट में होता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट, जो भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है या बी पर है, क्योंकि यहाँ पर सेट ए पे डिफाइंड है, इसको आई ए से डिनोट किया गया है। और इसमें मात्र हम वही ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिसमें ए का एवरी एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाकर यहाँ पर इस रिलेशन में होगा। जैसे यहाँ पर 2,2, फिर 3 के लिए, यहाँ पर 3 के लिए 3,3, फिर 7 के लिए 7,7, 9 के लिए 9,9, 0 के लिए 0,0। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में हम जानते हैं किसी भी सेट के सिर्फ एलिमेंट जो शामिल होते हैं वह हर ऑर्डर पेयर में एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है, किसी दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 0,2 इस तरह का एलिमेंट इसमें नहीं दिखाई देगा। इसमें हर एक ऑर्डर पेयर में जो दोनों एंट्रीज होंगे वो सेम होंगे। और एक का एवरी एलिमेंट यहाँ पर, मतलब एक का एवरी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होगा और वह इस रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह रिलेशन एग्जैक्टली रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए जो भी एंट्रीज होना चाहिए उससे एग्जैक्टली वहाँ पर उतना ही एलिमेंट इसमें शामिल किया गया। इसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा नहीं है, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन किसी भी सेट में अगर डिफाइंड होता है तो वह ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, अब हम यूनिवर्सल रिलेशन लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। और यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए यह एक्चुअल में ए क्रॉस ए के वैल्यू के बराबर होता है, मतलब एक सेट का उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल्स के वैल्यू के इक्वल्स होता है। तो सेट ए में यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस ए में यहाँ पर जो 25 ऑर्डर पेयर होंगे वह हो जाएगा 2,2, 2,3, 2,7, 2,9, 2,0। 2 के साथ ये सब पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फॉर्म होंगे। फिर यहाँ पर 3,2, 3,3, 3,7, 3,9 एंड 3,0। उसके बाद
7,2, 7,3, 7,7, 7,9, 7,0। फिर हम 9 के साथ यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो 9 के साथ यहाँ पर हो जाएगा 9,2, 9,3, 9,7, 9,9 एंड 9,0। अब जीरो के साथ यहाँ पर जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो हो जाएगा 0,2, 0,3, 0,7, 0,9 एंड 0,0। तो यहाँ पर यह रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए के वैल्यू को डिनोट करता है। अब यह मालूम करना है कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हमें ढूंढना है 2,2 ऑर्डर पेयर मिल चुका है। उसके बाद 3 के लिए 3,3 ऑर्डर पेयर इसमें यह भी दिखाई दे रहा है। 7,7 यह भी दिखाई दे रहा है। 9,9 यह भी दिखाई दे रहा है और 0,0 ऑर्डर पेयर। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो ऑर्डर पेयर, जो 5 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पर इस सेट ए के लिए इस रिलेशन में होना चाहिए था, वो सब का सब यहाँ पर इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये आपको याद रखना है कि किसी भी सेट में डिफाइंड है यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये दो ऐसे रिलेशन है किसी सेट में, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होते हैं। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। R इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर n, और R का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है a, b, a डिवाइड्स b। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन है जिसका नाम R है, यह नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइंड है, और इसका डिस्क्रिप्शन है ऑर्डर पेयर a, b इस रिलेशन R में एज एन एलिमेंट तभी होगा जब फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री इस रिलेशन से यहाँ पर मतलब रिलेटेड होंगे, जिसमें फर्स्ट एंट्रीज a सेकेंड एंट्री b को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि नेचुरल नंबर में एक नंबर तो होता नहीं है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स या इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पर इस रिलेशन R का एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इवन हम उसके सारे वैल्यूज को जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको लिख नहीं पाएंगे, और फिर अच्छे से इसे हम एलोबरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एनालिटिकल मेथड है उसको यूज करेंगे। तो एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, लेट ऑर्डर पेयर a, बिलोंग्स टू R। जो रिफ्लेक्सिव होने के लिए किसी भी रिलेशन को कंडीशन है कि ऑर्डर पेयर a, बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट a जिस सेट में रिलेशन डिफाइंड है, यहाँ पर n में है, तो ये हम एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये हम एक जनरल प्रूफ देने जा रहे हैं कि हमने यहाँ पर ऑर्डर पेयर a, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा लेट किया है। तो अगर यहाँ पर यह जो हमने एजम्पशन लिया है अगर यह ट्रू हो जाता है तो फिर यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और अगर यह फॉल्स हो जाता है तब फिर यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर a हम देख सकते हैं हमने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर नेचुरल नंबर को यहाँ पर एज एन एलिमेंट यहाँ पर शामिल नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल यूज किया है जो किसी भी नेचुरल नंबर, खास करके यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर a, बिलोंग्स टू R है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर a, b R में होगा जब a डिवाइड करेगा किसको, b को, मतलब a डिवाइड्स b। तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगा a और b अगर है तो a डिवाइड्स b है, और अगर ऑर्डर पेयर a, R में है तो इसे हम लिखेंगे a डिवाइड्स a। अब a नेचुरल नंबर है, दूसरा भी यहाँ पर नंबर नेचुरल नंबर है, और कहा गया है कि a डिवाइड्स a, मतलब a को a डिवाइड करता है। तो अब अपना जो नॉलेज अभी तक आपने गेन किया है स्टडी करके, उस नॉलेज के थ्रू इसे एनालाइज करके यहाँ पर बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। अगर ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, कोई एग्जांपल यहाँ पर देना होगा। बट हम जानते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर खुद को डिवाइड करता है। डिवीजन के केस में 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है,
इस वजह से यहाँ पर ए डिवाइड्स ए, मतलब एवरी नेचुरल नंबर खुद को डिवाइड करता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। तो जो हमने एजम्पशन यहाँ पर लिया था, जो यहाँ पर एजम्पशन हमने एज्यूम किया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए, जो कंडीशन है उस एजम्पशन को यहाँ पर हमने ट्रू दिखाया है, मतलब ये लॉजिकली ट्रू पाया गया है। तो इस तरह से यह रिलेशन, जो एजम्पशन हमारा ट्रू हो चुका है, तो इस तरह से यह रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। यह रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। तो आपको जो बुक्स में क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी का बुक्स है उसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इनफाइनाइट सेट पे डिफाइंड है। और अगर कोई भी रिलेशन आपको लगता है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो वहाँ पर आपको जनरल प्रूफ ही देना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, या एक ऐसा एलिमेंट आपके मन में आ रहा है ऑर्डर पे जिस वजह से यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो आप उस एग्जाम्पल को देकर वहाँ पर उस एजम्पशन को फॉल्स लिख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर एक अगले एग्जाम्पल में लिखेंगे। ठीक है। लेट आर इज ए रिलेशन ऑन जेड। ठीक है। आर इज ए रिलेशन ऑन जेड, और आर इक्वल्स टू यहाँ पर दिया गया है ए कॉमा बी, और यहाँ पर दिया गया है ए डिवाइड्स बी। ठीक है। फिर से हम इसी तरह का एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पर फिर से हम लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, और हमें रिफ्लेक्सिव यहाँ पर इसको मालूम करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से जो डेफिनेशन में कहा गया है उस कंडीशन को यहाँ पर एज्यूम करेंगे। तो लेट ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू यहाँ पर जेड। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। अब एज्यूम तो हमने कर लिया है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा, इस मतलब जो रिलेशन यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्टेटमेंट बनेगा यहाँ पर ए डिवाइड्स ए। लेकिन हम जानते हैं इंटीजर में जीरो भी होता है। ठीक है। तो इंटीजर में जीरो होता है, और जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट ए इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू जेड, एंड फॉर ए इक्वल्स टू जीरो ए कोमा ए इम्प्लाइज जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा मतलब ए कॉमा ए मतलब जीरो कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर। अगर हम यह लिखेंगे ए इक्वल्स टू जीरो के लिए, तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगा जीरो डिवाइड्स जीरो। ठीक है। क्योंकि इंटीजर में जीरो होता है, और यहाँ पर एवरी एलिमेंट जो जेड का होगा वह इस रिलेशन में इस तरह से डिफाइंड होकर दिखेगा। लेकिन जानते हैं ए जीरो होता है, इंटीजर है, और ए इक्वल्स टू जीरो के लिए ए कॉमा ए से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वह जीरो कॉमा जीरो होगा, और इससे स्टेटमेंट बनेगा जीरो डिवाइड जीरो, और ये कंप्लीटली फॉल्स है। ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर जीरो कॉमा जीरो ये रिलेशन आर में नहीं होगा। और आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए इंटीजर का एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, बट यहाँ पर एक एलिमेंट जीरो ऐसा है इस इंटीजर में जो इस रिलेशन में इस तरह से जीरो कॉमा जीरो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इस रिलेशन में नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पर हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप रिफ्लेक्सिव के इस लेक्चर को देखकर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में अब तक समझ चुके होंगे। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को आप कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।